Hello everyone. As you all know that we were doing this chapter, political parties. You must have read the chapter already of your NCRT. So I made this few points PDF from different sources. I was unable to convert it into the PDF proper format. So I'm just sharing the screen with you. All right. सो लास्टली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था. यस, हमने ये पॉइंट पढ़ा था दैट हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. ठीक है, तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे. अब इन कॉन्टिन्यूशन विद दिस इट विल लीड टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विच वी हैव. सो एज आई टोल्ड यू दैट कुछ जगहों पे वन पार्टी सिस्टम है, कुछ जगहों पे टू पार्टी सिस्टम है एंड कुछ जगहों पे मल्टी पार्टी सिस्टम है. सो एज यू ऑल नो दैट कुछ कंट्री है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटरशिप के फॉर्म में है. लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया. ठीक है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, लोग उसके लिए वोट करते हैं एंड इवन पीपल दे आर हैप्पी फॉर दैट. हो सकता है उनके कैंडिडेट्स जो हो बदलें. ठीक है, बदल सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. There are 3 types of party systems. जिन बच्चों ने अभी इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से पार्टी सिस्टम हैं या होते हैं. फर्स्ट इज़ वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, दिस इज़ द सेकेंड वन, टू पार्टी सिस्टम, एंड द थर्ड दैट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि आपको हमारी कंट्री में देखने को काफ़ी हद तक मिलता है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी it has a large diversity. India is a democratic country and we have multi party system. मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं हमारे कंट्री में, पॉलिटिकल पार्टीज. पहले हम वन पार्टी सिस्टम को समझते हैं. ओके, देयर इज नो कंपटीशन इन दिस सिस्टम. जब एक ही पार्टी होगी, वही पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करा रही है, वही पार्टी कैंडिडेट्स रख रही है, लोग भी जो है उसी को ही वोट कर रहे हैं, तो कंपटीशन किसके बीच में है? क्योंकि कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं. सो देयर इज़ नो कंपटीशन इन दिस सिस्टम. कभी कभी कंपटीशन भी नेसेसरी होता है, ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में कंपटीशन नहीं है. द लोन पार्टी नॉमिनेट्स द कैंडिडेट्स एंड द वोटर्स हैव ओनली 2 choices: not to vote at all or write yes or no against the name of the candidates nominated by the party. ये अभी मैंने बिल्कुल ही बिगिनिंग में बताया कि वन पार्टी सिस्टम में क्योंकि एक ही पार्टी है तो वो कैंडिडेट्स की चॉइसेस रख सकती है, वो खुद ही सिलेक्ट करेगी अपने कैंडिडेट्स को. अब जो वोटर्स होते हैं उनके पास 2 ही चॉइस है उस इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग के लिए कि या तो वो बिल्कुल वोट ना करे, ठीक है, या फिर अगर वोटिंग करती है उस कैंडिडेट के लिए जो कि उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है तो या तो उसमें येस लिख दे या फिर नो लिख दे. और उस कैंडिडेट को किसने नॉमिनेट किया है? उस खुद ही वन पार्टी सिस्टम यानी कि उसी पॉलिटिकल पार्टी ने. हमारे यहाँ भी यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो आप देखते हैं कंटेस्ट करती है इलेक्शन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो भी लीडर्स रखती है. तो वो उसके लिए काफ़ी मोस्ट प्रोबेबली वो एक ऐसा लीडर रखती है. अगर स्टेट पॉलिटिक्स है तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है. फिर ये डिपेंड करता है कि वो ओवरऑल लास्ट में किसको सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ द सेम वन पार्टी सिस्टम. दिस सिस्टम हैज़ बीन पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड अदर अथॉरिटेरियन रिजीम्स. एग्जाम्पल चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा. बेटा आप इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल फिट कर लीजिए अपने माइंड में. जब भी आप वन पार्टी का नाम सुने, कम्युनिस्ट कंट्रीज़, कौन कौन सी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ आपके माइंड में आती है? सबसे पहले तो चाइना ही आती है. ठीक है, चाइना की सिचुएशन आपको पता है कैसी है, पूरी मार्केट इकोनॉमी है. उसका बेस क्या है? क्योंकि उसे अमेरिका से अगेंस्ट स्टैंड लेना था, तो उसने क्या किया था, उसने कैपिटलिज्म के बजाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट किया. लेकिन इनिशियली अगर आप अभी इस वक्त देखेंगे या फिर काफ़ी साल से, उसका बेस ही जो है वो पूरा मार्केट इकोनॉमी है. वो भले ही नाम नहीं देती कैपिटलिज्म का, लेकिन
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर ही वो पूरा मार्केटिंग ही करती है, जगह जगह पे अपनी मार्केट जो है फॉलो अप करती है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का आप ऑलरेडी जानते हैं सिस्टम, किस तरीके का वहाँ का जो लीडर है डिक्टेटोरियल है, बिल्कुल अथॉरिटेटिव नेचर का है, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इस तरीके की कंट्रीज़ में। ठीक है, लोगों के ऊपर उन्हें फ्रीडम नहीं है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, दे कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट दीज लीडर्स और दिस पॉलिटिकल पार्टीज इन देयर रिजीम्स। ऑलराइट, तो नॉर्थ कोरिया तो एक पूरा डिक्टेटोरियल का एग्जाम्पल है। बाकी चाइना भी जो है वो काफ़ी हद तक अथॉरिटेटिव है। वो कई बार चाइना का ऐसा रोल है कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है अगर बाय चांस चाइना ने कुछ ऐसा किया है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि शायद सूटेबल नहीं है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है बाकी स्टेट्स द्वारा। दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रिवलेंट इन USSR। आई होप यू नो वॉट USSR इज, यूनाइटेड सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि बाद में ड्रॉप होके फिर रशिया जो रिपब्लिक होता है वो इट बिकम्स द मेजॉरिटी, ऑलराइट, और इट बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव्स टिल कम्युनिज्म कोलैप्स्ड। एज यू नो 1991 में USSR यानी कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी जो उन्होंने सोचा था कि हम फॉलो करेंगे USSR में, लेकिन वो इनिशियली क्या हुआ था, कोलैप्स कर गया था। वी नो दैट। बाकी यहाँ एक मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है, एक बार गो थ्रू कीजिए इसको। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बेटा जो है बेसिकली नाम दिया गया है इन द अंडरसाइंड और फ्लैग्स है उस कंट्रीज़ के। फटाफट मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। क्यूबा फ्लैग है इधर, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, ऑलराइट, इस्टेब्लिश्ड इन 1961। ठीक है, नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये सारे वन पार्टी सिस्टम है इन, ठीक है, और इसी नाम से उन्हें जाना भी जाता है। चाइना को अगर आप देखेंगे कई बार रिपब्लिक ऑफ चाइना करके उसको जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे वो डोमिनेटिंग है एक ही पार्टी। तो ये सारे वन पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल है। वियतनाम में सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। ओके, लाओस लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड इन 1975। चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश्ड इन 1949। इसके पीछे अपने आप एक पूरी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल सिनेरियो है जो कि दूसरे चैप्टर्स में एक्सप्लेन्ड है। ऑलराइट, तो आप कम से कम नॉर्थ कोरिया, चाइना, एटलीस्ट दो का तो एग्जाम्पल आपको अपने दिमाग में रखना है। 2 से 3 एग्जाम्पल्स कोई भी चैप्टर हो, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, कम से कम आपको हर एक टॉपिक के लिए 2-2, 3-3 पॉइंट्स या फिर 2-3 एग्जाम्पल्स आने चाहिए। इससे क्या होता है, आपका आंसर भी काफ़ी बेटर लगता है और इससे एग्जामिनर को ये भी समझ में आता है कि इस बच्चे ने जो है पढ़ाई करी है, इसे इस चैप्टर के बारे में इतनी नॉलेज है। इसको इग्नोर कीजिए प्लीज। नाउ टू पार्टी सिस्टम। चलिए अब टू पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब टू पार्टी यानी कि 2 पार्टीज, कम से कम जो कंपटीशन क्या होगा वो किसके बीच में होगा, वो ये इन दोनों पार्टीज के बीच में ही होगा। 1 पार्टी में क्या आता है, नो कंपटीशन। इसमें क्या है, कंपटीशन होगा, लेकिन 2 पार्टी सिस्टम है जिन्हें चांस मिला है। देखते हैं। द पावर शिफ्ट्स बिटवीन 2 मेजर डोमिनेंट पार्टीज। यस, in this system, to win elections, the winner has to get a maximum number of votes, but not necessarily a majority of votes. मतलब कि जो भी दोनों पार्टीज हैं, ठीक है, इसे इलेक्शन में विन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स चाहिए। अगर 2000 लोग हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी अगर एक पार्टी विनिंग सिनेरियो में है तो उसके पास वोट्स नंबर ऑफ अमाउंट्स में आने चाहिए, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अब इसका मैं समझाती हूँ मीनिंग क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। द विनर हैज़ टू गेट
अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स बट नॉट नेसेसरली अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, जो कि हमारी कंट्री में होता है। कई बार आपने देखा होगा अलायंस भी बनता है, क्योंकि हमारा एक अपना जो है सीट गेन करने के लिए सभा में, पार्लियामेंट में, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सपोज कीजिए दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। ठीक है, अब 50 लोग हैं टोटल वहाँ पे। अब उस 50 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों ने जो है पार्टी ए को वोट कर दिया, तो उनके पास 20 वोट्स हो गए। और जो पार्टी बी है उसे 21 वोट्स मिल गए। ठीक है, तो मेजॉरिटी पार्टी यानी विनिंग पार्टी कौन सी हुई? जिसे 21 वोट्स मिले हैं, यानी कि पार्टी बी, राइट। लेकिन अब 20 + 21 कितना हुआ? 41। बाकी बचे 9 वोट्स, वो किसी ने किया ही नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो विनिंग पार्टी अगर उसे 21 मिला है वोट्स, तो उसे 5 वोट्स और चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपैरेटिवली पार्टी ए से विन कर चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। लेट अस गो अहेड नाउ। The small parties usually merge with the bigger parties or they drop out of elections. सही बात है, ये कई बार हमारी कंट्री में भी देखा गया है कि अगर पार्टी बुरी तरीके से हारती है या ड्रॉप आउट हो जाती है, बिल्कुल मतलब उसे कोई वोट नहीं मिला है, सपोज कीजिए 10 पॉलिटिकल पार्टी है और 7 या 8 को कुछ ना कुछ वोट्स आए हैं, ठीक है, या बाकी जो 2-3 पार्टीज बचे हैं उसे 1 या 2 वोट आए, क्या पता 9 वोट भी आए हों, किसी ने वोट भी ना किया हो। ठीक है, तो क्या होती है, वो पार्टी जो है उस पॉलिटिकल पार्टी से बाहर हो जाती है। ठीक है, या फिर एक तरीका है उनके पास, अगर वो हार रही है तो जो मेजॉरिटी पार्टी है, क्योंकि हमारी कंट्री में रिक्वायर्ड है, उसे वो अलायंस बना सकते हैं और जो उसके पास वोट्स हैं, 3 वोट्स मिले हैं या 4 वोट्स मिले हैं, वो विनिंग पार्टी के साथ मर्ज हो सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now, so basically it is like a game only. आप ये जो स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट मैच देखते हैं, वर्ल्ड कप, T20, तो कितने सारे मैचेस होते हैं। कई बार जब अगर टीम हारने लग जाती है किसी पर्टिकुलर कंट्री की, तो कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, वो उस मैच से, उस पूरे वर्ल्ड कप से या T20 से निकल जाती है, फिर वो नहीं खेलती आगे फर्दर मैचेस में। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दैट ओनली. So that is why many times you'll hear people saying that politics is all about games, winning. ठीक है, लेकिन हमें पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है, हमें इसे समझना है, हमें बस एनालाइज करना है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ऑलराइट, इवन I don't get into it, but as a teacher I just explain and analyze the things, and as a citizen also. Now this parliamentary system prevails in Great Britain and Canada. अपने माइंड में दोबारा ये एग्जाम्पल को फिट कर लीजिए. ग्रेट ब्रिटेन एंड कनाडा में ये सिस्टम फॉलो होता है, 2 पार्टी सिस्टम, इन विच ओनली 2 पार्टीज होल्ड सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ सीट्स. यानी कि जो पार्लियामेंट्री सीट्स होती है उसे हेल्ड करने के लिए दे हैव टू विन द वोट्स. अब ये जो बेटा सीट्स है ये वेरी कर सकती है. हमारे कंट्री में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो डिफरेंट हो सकती है, दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे सीनेट्स में डिफरेंट सीट्स नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, सो इट इज़, देयर इज़ अ डिफरेंस. ऑलराइट, नाउ supporters of this system believe that this prevents the danger of fragmentation. Too many parties winning seats from different constituencies and the government can run smoothly. इसका मतलब ये 2 पार्टी सिस्टम, कई बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, देखो 1 पार्टी सिस्टम का तो बेटा वी कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि कई जगह पे ये डिक्टेटोरियरशिप है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, नॉर्थ कोरिया का और चाइना का काफ़ी अथॉरिटेटिव है. लेकिन 2 पार्टीज़ ये इसलिए करते हैं कि एक ये थोड़ा इस लेवल पे करना चाहते हैं कि लोगों को कम से कम 2 चॉइस तो मिल रही है.
ठीक है। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे हो सकता है मल्टी, ये उनकी थिंकिंग है, वहाँ के लोगों की, वहाँ की गवर्नमेंट की, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनकी, या पॉलिटिकल पार्टी की, कि अगर हम ज़्यादा सिस्टम या ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ को लाते हैं तो क्या होगा, इससे फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और बहुत सारे क्योस भी मच जाएंगे। और ये बहुत शायद एक अच्छी बात है, बल्कि नॉट अ ड्रॉबैक, बल्कि अगर आप मल्टी पार्टी सिस्टम में देखेंगे तब मल्टी पार्टी सिस्टम ओवरऑल क्या होता है, जब आप कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ, इन्हीं कंट्रीज़ के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, कनाडा जो कि 2 पार्टी सिस्टम फॉलो अप करती है, बट वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जो है स्मूथली रन करती है। ओके, इसलिए ही ये रीज़न है कि वो 2 पार्टी सिस्टम को फॉलो अप करते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, जो कि हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छे से दिखता है, प्रेजेंट होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। चलिए, नाउ द मल्टी पार्टी सिस्टम। सबसे पहले एग्जाम्पल आपके माइंड में हमारी कंट्री का ही आया होगा, वो है इंडिया। हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। वी हैव सो मैनी वैरायटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिनकी डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट बेसिस है, ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सम आर मेजॉरिटी पार्टीज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्म करती है। वी हैव स्टेट पार्टी, जो स्टेट पॉलिटिक्स इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करती है। लोकल गवर्नमेंट्स में कुछ छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, ठीक है, जगह जगह पे। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, लोगों पे, कि वो कौन से एरिया में जो है उनकी पहुंच है। पहुंच इन द सेंस कि वो कहाँ तक अपने बातों को रख पाए हैं, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज है जो बिल्कुल रिमोट एरियाज है, क्या उनकी बात, क्या उनका मैनिफेस्टो, या फिर जो उनके जो भी वो उन्होंने नया प्लानिंग या पॉलिसीज सोची हैं, क्या वो उन लोगों तक के पास पहुंच पा रहा है, ठीक है। It is the most common type of party system. In this system, 3 or more parties have the capacity to gain control of the government separately or in the coalition. Yes, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोलिशन में आना चाहे तो डेफिनेटली वो कोलिशन में आ सकती है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे हमारी कंट्री की, तो आपने देखा होगा कुछ पार्टीज़ ऐसी रही हैं हमारे कंट्री में, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी है, वो कोलिशन के तौर पे करी है। मतलब एक उनकी अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी होगी, और ये साथ में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जब एलाई बना लेते हैं एक बड़े फॉर्मेशन में, तो क्या करते हैं, वो पूरी एक गवर्नमेंट उन पार्टी से बनती है जो कि मेजॉरिटी में आते हैं, तो उन्हें कोलिशन कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी होगी, लेकिन इसका एक दूसरा नाम आपने सुना होगा बहुत बार, दैट इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए, ठीक है। इसका मतलब ये कोलिशन के साथ आई है, जो इसने अपने विनिंग टाइम पे सीट्स गेन करे होंगे वो कोलिशन के थ्रू करे हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। कई बार दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसलिए अलाइ होते हैं कि एटलीस्ट उन्हें कोई चांस तो मिलेगा, कम से कम उन्हें कोई पोजीशन मिलेगी, इवन इफ दे हैव नॉट बीन एबल टू विन इन द इलेक्शंस। एटलीस्ट वो कोलिशन फॉर्म करते हैं तो शायद उनको भी लीडरशिप का मौका मिले, ठीक है। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सेम एग्जाम्पल है। ऑलराइट, दैट इज़ द यूपीए गवर्नमेंट। Now, when no party gains a majority of the legislative seats, same thing right now I have explained and this thing has come. When no party gains a majority of the legislative seats in a multi-party parliamentary system, यानी कि कोई भी political party majority of legislative seats, ये पहले भी बताया है मैंने, ठीक है, कि हमारी legislative seats को अगर जितना रिक्वायर्ड है नहीं कर पाती है गेन,
तो क्या होता है, फिर कोलिशन गवर्नमेंट आती है। ये बाकी कंट्रीज़ की तरह या वन पार्टी सिस्टम की तरह या टू पार्टी सिस्टम की तरह नहीं है, जहाँ पे कंपैरेटिवली पब्लिक को 2 चॉइस मिल गई और जिन्होंने ज़्यादा जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा वोट गेन करा है, इट विल फॉर्म द गवर्नमेंट। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमारी लेजिस्लेटिव सीट्स जो है एक्यूरेट हैं, ऑलरेडी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कितनी लेजिस्लेटिव सीट्स हैं रिक्वायर्ड फॉर विनिंग अ मल्टी पार्टी। ठीक है, क्योंकि जीत तो गई है लेकिन उससे उतनी सीट्स लाना ज़रूरी है। देन व्हाट हैपन्स, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पार्टी जो है जीत तो गई है लेकिन मेजॉरिटी नहीं बन पाई। देन सेवरल पार्टीज जॉइन फोर्सेस एंड फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, तब सारी पार्टीज मिलके, सारी पार्टीज, नो नॉट सारी पार्टी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो बाकी अदर पार्टीज जो जो इंटरेस्टेड है, वो छोटी छोटी पार्टीज भी हो सकती हैं। आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा हो, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं सदर्न स्टेट्स में या ईस्टर्न स्टेट्स में, बिल्कुल छोटी छोटी पार्टीज, छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। ये चाहे तो कोलिशन गवर्नमेंट एक साथ मिलकर बना सकती है, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर जीतती है या बीजेपी जीतती है या कोई भी पार्टी जीतती है, तो उसके साथ वो अपना अलायंस बना के साथ में, हो सकता है उसमें मेजॉरिटी पार्टी के साथ और भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, वो एक साथ गठबंधन करके सरकार बना सकती है और इसे ही हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। Now, critics of this system point out that a multi-party system sometimes leads to political instability. हाँ, ये बात काफ़ी हद तक जो है सत्य है, सही है। ठीक है, क्योंकि जो 2 पार्टी सिस्टम है, आपने अभी पढ़ा होगा, while I was explaining you must have gone through, कि 2 पार्टी सिस्टम ने क्यों अवॉइड की ऐसी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि इससे फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोग आपस में लड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की विचारधाराएं आपस में नहीं मिलेंगी, मीन्स उनके ओपिनियन जो है दे विल नॉट मैच, इसीलिए तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इसे कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है। चलिए अब अलायंस देखते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, जब मोर देन और अपार्ट फ्रॉम द मेजॉरिटी विनिंग पार्टी, जब बाकी अलग अलग डिफरेंट पार्टीज़ जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ मेजॉरिटी पार्टी के साथ मिल जाती है, तो वो जो मिलकर सरकार बनाती है, गठबंधन करके सरकार बनाती है, उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब अलायंस देखते हैं क्या है। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. कोलिशन गवर्नमेंट में और अलायंस में डिफरेंस समझिए। कोलिशन गवर्नमेंट जो है साथ में मिलके सरकार बनाती है, जबकि अलायंस, सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर किसी पर्सन के पास कोई रिक्वायर्ड सामान नहीं है जो भी वो काम करे, लेकिन दूसरे पर्सन के साथ, उसके साथ वाले व्यक्ति के पास वो सामान है, तब वो क्या करेगा, या तो उससे बोरो करेगा या तो उसे परसुएड करेगा, उससे हाथ मिलाएगा कि आप और मैं एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं और मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा भी वर्क जो है हो सके। तो सेम थिंग इज़ हेयर। अभी भी आपने देखा हो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता बनाना चाहती है या आ रही है या बीजेपी है, तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना हाथ बढ़ाते हैं, परसुएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पार्टीज़ हैं ये मेजॉरिटी पार्टीज़ हैं और ये वो पार्टीज़ रह चुकी हैं जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिप्रेजेंट करा है। तो ये इसलिए हाथ बढ़ाते हैं ताकि ये, एक तो उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे शायद ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली भी हो सकता है इतनी स्ट्रांग ना हो, तो अगर हाथ मिलाते हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। इससे बल्कि
एक जो उनका ग्रुप है वो स्ट्रांग नज़र आएगा, ठीक है। Again, I'm repeating this. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. ठीक है, तब उसे अलायंस कहा जाता है ताकि वो कम से कम इलेक्शन तो कंटेस्ट करा पाए। अब कोई छोटी सी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर वो मेजॉरिटी या स्ट्रांग पार्टी के साथ हाथ मिलाती है तो फिर उसको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेजॉरिटी पार्टी को अगर बाई चांस वो जीतती है अपने नाम से तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेट अस कंटिन्यू। India in 2004 and 2009 had three such alliances of parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance and the Left Front. जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कोलिशन वाला, जब मैं कोलिशन पढ़ा रही थी, वो अलायंस का एग्जाम्पल है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उस समय भी जब ये गवर्नमेंट आई थी तभी अलायंस के थ्रू ही आई थी, मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनसे हाथ मिलाया था। तो प्लीज़ उसे कोलिशन गवर्नमेंट में इंक्लूड मत कीजिए बाय चांस इफ़ आई हैव स्पोकन। नाउ लेट अस गो अहेड। तो यस, जब भी आप ये नाम पढ़ेंगे यू कैन गो थ्रू द पॉलिटिकल चार्ट ऑल्सो फॉर दिस, स्पेशली फ्रॉम 1970s और 1980s के टाइम से। अगर आप पॉलिटिकल चार्ट को कि कौन कौन से हमारी गवर्नमेंट आई है कौन कौन से साल में, तब आपको ये चीज़ नज़र आएगी। जहाँ भी एनडीए और यूपीए या लेफ्ट फ्रंट नज़र हो या नज़र आए तो आप याद रखिएगा कि ये अलायंस के थ्रू आई है सरकार। नाउ नेशनल पार्टीज़। What is a national party? A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as national party. लोकसभा में भी इन्हें सीट्स जीतना काफ़ी ज़रूरी है। अगर लोकसभा में जितनी सीट्स है, अगर उसका 6% ये जीत जाती है वोटिंग के थ्रू, तो ये एक नेशनल पार्टी बन सकती है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है, अगर वो असेंबली होती है जो डिफरेंट स्टेट्स में, आप जानते ही होंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में उनकी अपनी खुद की असेंबली होती है, स्टेट असेंबली कहते हैं जिसे। अगर वो 4 राज्यों में भी जीत जाती है, ठीक है, तो तब भी वो एक नेशनल पार्टी विन कर सकती है। ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं कांग्रेस या बीजेपी, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने हिस्टोरिकली भी या प्रेजेंटली भी इनका मोर देन 5 to 7 स्टेट्स ऐसा है जहाँ पे इनकी सरकार काम कर रही है। नाउ, और इसके अलावा भी अगर हो तो फिर एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है। या तो फिर कम से कम 4 सीट हो, या तो वो 6% वोट जीत जाए लोकसभा में, या तो 4 राज्यों में जीत जाए, या फिर कम से कम 4 सीट्स जीत जाए लोकसभा में, देन इट विल बी रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल लेवल ऑफ पार्टी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्टी एंड अ रीजनल पार्टी? थोड़ा शॉर्ट है तो मैं इसको खुद ही एक्सप्लेन करती हूँ। नेशनल पार्टीज क्या होती है? इफ अ पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल्स द क्राइटेरिया अंडर इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन और ऑर्डर, यानी कि अगर उसे नेशनल पार्टी बननी है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा वही चीज़ है, अगर वो उस चीज़ को पूरा कर देती है तो उसे हम क्या कहेंगे? नेशनल पार्टी कहेंगे। अ नेशनल पार्टी हैज़ इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द country or in many states of India. The influence of a state party is in a state or a few regions. Of course, अभी इस वक्त
जैसे बीजेपी पार्टी मेजॉरिटी में है, ठीक है, एंड इट हैज़ फॉर्म द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ओवरऑल इंडिया उसे पहचानती है, उसे ये मीन्स हमें ये पता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, ठीक है, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट भी है इस वक्त। ऑलराइट, अगर इलेक्शन होते हैं, क्या पता कोई और पॉलिटिकल पार्टी आए, तब भी वो अगर मेजॉरिटी में आती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, एंड इट विल बी नोन बाय इट्स नेम थ्रू आउट द कंट्री एट द हाइएस्ट लेवल। ऑलराइट, जबकि स्टेट पार्टीज जैसे अभी मैंने रीड किया, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो स्टेट लेवल पर ही ज़्यादा होता है। नाउ ये अपने रीजन्स भी होते हैं। नेशनल पार्टीज केयर फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेयर रीजनल पार्टीज प्रमोट मेनली रीजनल इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल द DMK और AIDMK। यस, करेक्ट। यानी कि नेशनल पार्टी जो है अगर अपनी क्राइटेरिया फुलफिल करती है, मेजॉरिटी में आती है, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट बनी है या नेशनल पार्टी बनी है, तो वो पूरा ओवरऑल इंडिया के पब्लिक का इंटरेस्ट जो है अपने अंडर लेगी, उसके लिए काम करेगी। जबकि रीजनल पार्टी जो है ज़्यादातर किसका इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं या किसके ओपिनियन लेते हैं, जो उनके अपने राज्य में, अपने स्टेट में। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है कम से कम अकाउंटेबल रहेगी। होना तो ओवरऑल सभी को है इनिशियली, लेकिन क्योंकि इसकी स्टार्टिंग स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे हुई है, तो इसलिए उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो स्टेट के अंदर ही है, जहाँ पे वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। रीजनल पार्टीज स्टैंड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट्स। द नेशनल पार्टीज ऑन द अदर हैंड हैव टू हार्मोनाइज वेरियस कन्फ्लिक्टिंग रीजनल इंटरेस्ट। रीजनल पार्टीज उनकी जो भी स्टेट के अंडर जो भी इश्यूज आते हैं, ये उसके लिए, उसकी ऑटोनॉमी के लिए काम करती है, चाहे उसके एम्प्लॉयमेंट हो उसके राज्य में, या जितनी भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट दिस एम्प्लॉयमेंट निकलते हैं, या पॉवर्टी है अपने राज्यों में, या कहाँ पे मशीनरी रिक्वायर्ड है, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, in terms of the proper functioning of the administration, तो ये उसको लाइबल होती है। और नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल पार्टीज़ जो है वो क्या करती हैं, वो इस बात का ध्यान रखती हैं, क्योंकि नेशनल पार्टी है तो ओवरऑल स्टेट पार्टीज़ के ऊपर ही, तो ये ध्यान रखना है इनको, या रखती हैं कि स्टेट पार्टीज़ जो है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही, लोग इस पर्टिकुलर पार्टी से खुश हैं या नहीं। नाउ ये एक दूसरा पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, सो कम से कम आपको ये, मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपको इसकी जानकारी होगी, बिकॉज हम इसे डे टू डे अपनी लाइफ में देखते रहते हैं, डेली इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है, बहुत ही ज़्यादा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लेट अस जस्ट गो अहेड क्विकली विद दिस, एंड देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उसको भी हम फटाफट समझेंगे। मैं जो भी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ आपको उसे सुनना है, ध्यान रखना है, तभी एटलीस्ट आप एग्ज़ाम टाइम पे रिटेन करके ये पॉइंट्स लिख पाएंगे, और आप अपना भी सेल्फ स्टडी कीजिए साथ में। एन एक्सक्लूसिव सिंबल सच एज लोटस और हैंड इज़ रिजर्व फॉर अ नेशनल पार्टी थ्रू आउट इंडिया। मेरी ये लाइन रीड करते ही सबको अपने माइंड में आंसर आ गया होगा, या सबने आंसर बोल भी दिया होगा अपनी ज़ुबान से इस वक्त, कि लोटस जो है बीजेपी के लिए है, हैंड जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए है, जो कि इसे रिप्रेजेंट करता है। तो इनके अलावा भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका अपना एक सिंबल होता है। जैसे डिफरेंट स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस है, अब हर एक स्कूल का अपना अपना क्या है, मोटो है, अपने स्कूल का नाम है, राइट, अपने स्कूल का लोगो है, सिंबल है, सो इट इज़ सेम, इजंट इट? अदरवाइज क्या होता है, कम से कम इससे ये चीज़ हो सकती है, जो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये तो पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर सिंबल, इससे पहचान बनती है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो एटलीस्ट वो वोटिंग कर पाएंगे। जब हम वोट करने जाते हैं तो उस EVM में भी, उस वोटिंग मशीन में भी ये सिंबल्स, ये चिन्ह जो हैं रहते हैं, राइट। कम से कम अगर कोई अनपढ़ भी है, जिसको इतनी नॉलेज भी नहीं है, तब भी वो उसे वोट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंबल्स।
on this recognition. It is reserved for a national party throughout India, but in the case of a regional party, a symbol for it is reserved for it in the state in which it is recognized. Definitely, अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो उसे पूरे, क्योंकि वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है ड्यूरिंग द और आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, वी नेवर नो दैट, बट इवन दो जो ये स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनका सिंबल जो है, आपने कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ देखे होंगे, कहीं कहीं पे उनका बहुत ही, शायद कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उनके सिंबल्स भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने रीजन पे काम करते हैं, वो रीजनल पार्टीज़ हैं। तो इसलिए ओवरऑल इंडिया में आपने इनका जो सिंबल है बहुत ही कम देखा होगा। नाउ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, एज यू नो दैट इलेक्शन कमीशन holds the elections, right? Every party in India has to register with the election commission. The commission treats every party as equal to the others, but it offers special facilities to large and established parties. They are given a unique symbol and are called So as we have already gone through this PDF, the earlier information about the election commission, कि सारे political parties को registration कराना ज़रूरी है to hold up in the election. अगर register नहीं कराती है then that political party will not be applicable to hold the elections. Okay. Now जो नेशनल पार्टीज़ है, जो जिन्हें ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, उन्हें कुछ थोड़ा प्रिविलेज भी मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा और ना ही आपने उसके कुछ ऐसे सिंबल्स देखे होंगे कहीं पर, क्योंकि उनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिली है, क्योंकि हो सकता है वो उन्होंने किसी स्टेट में मेजॉरिटी क्रिएट नहीं की हो, कहीं पर उन्हें एज ए गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए नहीं देखा हो. सो दे आर गिवन अ यूनिक सिंबल एंड आर कॉल्ड रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. ये वो पार्टीज़ हैं जो नेशनल पार्टीज़ हैं. तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो आप जानते ही हैं ऑलरेडी, बट फिर भी हम इसको पढ़ते हैं. ऑलरेडी यू नो दैट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट एजेंडाज. तो ये आपको पता ही है, ये एक हैंड का सिंबल है. ये किसका है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि एक नेशनल पार्टी भी है और काफ़ी साल तक इसने हिस्टोरिकली भी अगर आप इसे देखेंगे तो ये मेजॉरिटी में रही है और इसने भी अपने टाइम पर बहुत सारे मेजर चेंजेस एंड बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर काम करा है. ठीक है. सो दिस इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया. तो ये सिंबल है. कम से कम एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको याद रखना है और कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी. इसका सिंबल है ऐसा हैंड. सो इट इज़ कॉल्ड, इसका ओरिजिनल नेम है क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस. It was founded in 1885. It led the movement for independence. After independence, it became Free India's premier political party. हमारे फ्रीडम के लिए भी जो है, वी नो दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी हद तक है. ठीक है. एंड आफ्टर द फ्रीडम ऑल्सो, इवन आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस, तो जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शंस में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीती थी और काफ़ी साल तक ये डोमिनेटिंग रही है हमारी कंट्री में. तो बेटा इन पॉइंट्स को आपको बस माइंड में रखना है. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में लिखें. आप 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स, वन सिंगल लाइन के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. ठीक है. कि ये सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टी है और ये उसका एजेंडा है, ये उसका आइडिया है, इट वॉज स्टैब्लिश इन दिस ईयर, दैट वे. बहुत ज़्यादा आपको उसको एग्जैजरेट नहीं करना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा करती है या उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना. ओके. इन द फर्स्ट 5 जनरल इलेक्शंस हेल्ड, कांग्रेस वर्चुअली कंट्रोल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री. It lost the elections in 1977 following the emergency rule.
हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो है पूरा एक अलग से चैप्टर है क्लास 12th में इमरजेंसी के ऊपर कि किस तरीके से कांग्रेस जीतती है या हारती है. It made a comeback in 1980 under Indira Gandhi with a massive victory and reach. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जब हार जाती है उसके बाद भी जो इलेक्शन टाइम आता है आफ्टर 5 years उसमें ये मेजॉरिटी तरीके से जीतती है n नंबर ऑफ वोट्स एंड सीट्स के साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी. Again I'm saying will not go much into deep, all right, in for this part. And its peak in the election of 1984. ये ऐसा क्यों लिखा गया है क्योंकि 1984 में जो है बेटा इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त. और उनके बाद जो है उनके जो सन थे राजीव गांधी, ठीक है, वो फिर 1984 के इलेक्शन में 1985 आप कह सकते हैं उन इलेक्शंस में विन करते हैं. तो एक हाईएस्ट पीक पे था वो मेजॉरिटी में, जगह जगह पे नाम था इसका. आफ्टर 1991 Congress was on the decline and BJP rose in power. In the election held in May 2004, Congress emerged as the winner with the help of its allies. हम allies के बारे में पढ़ चुके हैं कि allies के साथ मिलकर उसने गवर्नमेंट फॉर्म करी, मेजॉरिटी सीट्स मिली, फिर बीजेपी का टाइम आया. It formed a coalition government called the United Progressive Alliance. Please remember this कि इसका coalition government का नाम क्या है? UPA. हम कई बार ऐसा सुनते हैं ना, मीडिया में भी ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे न्यूज़ आते हैं कि यूपीए की सरकार आई है या यूपीए की सरकार ने ये दावा किया है, तो ये वही यूपीए की सरकार है. इन इट्स मैनिफेस्टोज इट प्रोजेक्टेड अ विजन ऑफ पॉलिटिकली यूनाइटेड, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, सोशली जस्ट एंड कल्चरली हार्मोनियस इंडिया. यस, तो इनका जो एजेंडा है या जो विजन है वो ये है कि सबको यूनाइट करके चलना है. प्लीज़ कम से कम आप आइडियोलॉजीज़ याद रखिए. इसकी आइडियोलॉजीज़ ये है कि ये चाहती है कि कम से कम कंपटीशन रहे, ऑलराइट, एक हेल्दी वे कंपटीशन हो और एक ओपन सोसाइटी हो, ठीक है, जहाँ पे लोग खुश हो, सबको जस्टिस मिले, कल्चरली हारमोनियस हो. तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं क्योंकि बिना कंपटीशन के भी मार्केट जो है प्रॉपर वे में नहीं चलती. तो इसका यही आइडियोलॉजी था. जबकि भारतीय जनता पार्टी का लेट अस स्टार्ट नाउ. भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं अभी इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, एज वी नो दैट अवर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम दिस पार्टी itself, that is भारतीय जनता पार्टी. So quickly we are just going to go through this, don't get much deeper into it. बस आपको सिंबल्स याद रखने हैं, नाम याद रखना है, कब ओरिजिनेट हुआ था, और इसका 1-2 आइडियाज़ आप लिख सकते हैं. इट वॉज क्रिएटेड इन 1980. इट चैम्पियंस द सोशल रिलीजियस वैल्यूज ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, कंजर्वेटिव सोशल पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग नेशनल डिफेंस. सिंस इट्स फॉर्मेशन द बीजेपी हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग राइवल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये बात भी सही है और सच है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा जो दूसरी मेजॉरिटी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ये कम्प्लीटली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट है. एंड याद रखना बेटा, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का, जब ये बीजेपी बनी भी नहीं थी, ओके, उससे पहले भी इसकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी हिंदुत्व ही है, थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी. अब स्लोली स्टेडली जैसे टाइम चेंज हुआ है, मॉडर्नाइजेशन आया है, कंपटीशन आया है, तो इस हिसाब से आइडियोलॉजीज भी चेंज हुई हैं. इट हैज़ अलाइड इटसेल्फ विथ रीजनल पार्टीज टू चैलेंज द कांग्रेस पार्टी विच डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स फॉर 40 years. द बीजेपीज रैलिंग क्राई इज हिंदुत्व. यही चीज़ मैं अभी बता रही थी, वही यहाँ पे लिखा है. इट वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हो चुका है, और ये बहुत ही प्राउड होने वाली बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जो इशू है, ठीक है, जो जितना पार्ट हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर का, जैसे आप जानते हैं कि पहले इसका पूरा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा डिफरेंट ही पॉलिटिक्स था, तो कम से कम वो हमने इंटीग्रेट कर लिया है, ऑलराइट. कुछ पोर्शन जो है पाकिस्तान में है, एंड यू नो दैट कि किस तरीके से पाकिस्तान बार बार जो पोक करता है
जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेनिंग टेंडेंसीज होती हैं। तो एटलीस्ट यू कैन गो थ्रू कि इस वक्त जो है थोड़ा हमने जम्मू कश्मीर के लिए भी जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने वर्क किया है। सो यू कैन राइट दैट पॉइंट ऑल्सो। The BJP, in alliance with several other parties, led the government of India between 1998 and 2004. All right. It is now the recognized opposition and the leading party with the National Democratic Alliance. लेकिन अब क्या है इस वक्त, ये पहले की बात कर रहा है, इस PDF में जो पॉइंट लिखा है कि पहले अपोजिशन में थी उस वक्त, लेकिन अभी जो है, अभी साल 2022 है, अभी कौन है हमारी सरकार? BJP है। और हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है इस वक्त कौन है? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो ये चेंज भी हो सकता है, इट कैन बी रिवर्सिबल एज वेल। नाउ बहुजन समाज पार्टी, एज यू कैन सी दैट देयर इज एन एलिफेंट एंड इट्स द सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी। अब इसकी क्या आइडियोलॉजीज हैं? The Bahujan Samaj Party is a party formed to represent the OBC, SC and ST, यानी कि other backward caste, then scheduled castes and scheduled tribes and religious minorities, those at the bottom of India's caste system। यानी कि आप जानते हैं कि कैसे हमारे कंट्री में कास्ट हायरार्की है, तो उस हायरार्की की वजह से जो लोअर जो लोग OBC, SC, ST कैटेगरी में आते हैं या जो माइनॉरिटी में आते हैं, तो ये उसी के लिए क्रिएट किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इनके लिए भी काम करें। अब इनका फॉर्मेशन होता कैसे है बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ का? जब किसी भी अपोजिशन को या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी हमारी बात नहीं सुन रही है या लोगों की बातें नहीं सुन रही है, हमारे कास्ट की, कैटेगरी की, ठीक है, तब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है फॉर्म होती है। इसका एग्जाम्पल स्टेट पॉलिटिक्स पर भी लागू होता है काफ़ी हद तक। ओके, तो अभी मैं इसमें पूरी हिस्ट्री नहीं बताने वाली हूँ आपको, एज आई सेड दैट इट completely has other chapter in class 12th। सो डीप में नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा आपको, बस आपको सुनना है और 2-3-4 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। कुछ जो भी आप कॉमन मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं। द बहुजन समाज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1984 बाय 2 लीडर्स, काशीराम एंड मायावती, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी हैं। द मेन बेस ऑफ द पार्टी इज इन उत्तर प्रदेश। It also has a substantial following in मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। मतलब ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां उत्तर प्रदेश के अलावा भी बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, लोग साथ देते हैं। It draws inspiration from the teachings of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar Ramaswamy Naicker. The Bahujan Samaj Party also draws inspiration from the teachings of Dr. B.R. Ambedkar. As you know that Dr. B.R. Ambedkar जी भी जो थे वो काफ़ी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, बट हाउ ही आउट टू बिकम अ लीडर, और उनकी आइडियोलॉजीज ने हमारी पूरी कंट्री का एक पूरा नक्शा ही बदल दिया, हमारे पूरी समाज का नक्शा बदल दिया। सो BSP जो है उनको अपना लीडर मानती है, फॉलोअप करती है। तो इसीलिए ये क्रिएट किया गया कि कम से कम OBC, SC, जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स जिसे कहते हैं, उनके लिए भी काम करे, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो ये काफ़ी हद तक इसी रिगार्डिंग है। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कौन सी इस वक्त, जस्ट लेट मी सी। अब देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है बेटा, एक है लेफ्टिस्ट और एक है जो मार्क्सिस्ट को फॉलो, यानी कि मार्क्स को फॉलो करती है। तो ये CPIM है, इसको भी बहुत हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आई विल ओनली रीड दिस। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्स को फॉलो करती है, कार्ल मार्क्स को, यूजुअली नोन एज CPIM, जो लेफ्ट को फॉलो करेगी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजिस्ट को, उसमें L लिखा रहेगा ब्रैकेट्स में। इट स्प्लिट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1964। पहले सिर्फ CPI थी, ठीक है, और फिर ये एक बन गई CPI लेफ्टिस्ट और एक बन गई CPI मार्क्सिस्ट।
स्प्लिट होने के बाद ये फॉर्मेशन हुआ 1964 में. इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एज ऑफ 2006 एंड लेड द गवर्नमेंट इन ऑल दी स्टेट्स till 2011 when it lost power in the first two. All right, जहाँ पे इन्होंने विन किया इन कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, सदर्न स्टेट में, और बाद में ये हार भी जाती है. इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. इट अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. अब देखो इंपीरियलिज्म क्या है, जो कि पूरा कैपिटलिज्म यानी कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है. ठीक है, कम्युनलिज्म के भी अगेंस्ट है, लेकिन अभी भी आपने देखा हुआ ड्यू टू हैविंग डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट, अभी भी कम्युनलिज्म किस तरीके से है. हर किसी का अधिकार है, हर कास्ट का, हर रिलीजन का हमारी कंट्री में सर्वाइव करना, रहना, अपनी बातों को सामने रखना. That's why we should avoid communalism and be harmonious to everyone. अब इनके सपोर्टर्स कौन है? कुछ फार्मर्स जो किसानों के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इंटेलिजेंसिया. इन वेस्ट डेमोक्रेसी इट अपोजेस एम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे हम. प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है साफ शब्दों में. इट्स सपोर्टर्स आर फ्रॉम दैट वी हैव डन. ओके, वेस्ट बंगाल में इट हैज़ एन्जॉयड पावर विदाउट अ ब्रेक. ठीक है, यानी कि 30 साल से लगातार CPIM जो है पार्टी ये विन करती है. अगर आपको इसको याद नहीं करना है तो आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एटलीस्ट ध्यान रखिए. ये मेन है, मतलब ये सिर्फ स्प्लिट की बात नहीं कर रहा है. ये जो CPIM और L है ये स्प्लिट है, स्प्लिट होने के बाद है, जबकि CPI जो कि कॉमन है. जैसे आपकी क्लास होती है, सपोज क्लास 10th है या क्लास 12th है, लेकिन उसमें सेक्शंस होते हैं. सेक्शन A, सेक्शन B, 12th A, 12B, 12C, 10th A, 10B, 10C एक्सेट्रा. उसी तरीके से तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट से पहले की बात कर रहा है, कॉमन जो है. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1925 विद बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म. ठीक है, ये मार्क्स और लेनिन जो है स्कॉलर्स थे. इन्होंने काफ़ी आइडियोलॉजीज, काफ़ी थ्योरीज लिखी हैं अपनी कंट्रीज़ में जहाँ ये बिलोंग करते थे. आपने पढ़ा भी होगा कहीं कहीं पर. कार्ल मार्क्स जो थे वो कम्प्लीटली अगेंस्ट थे प्राइवेटाइजेशन के, कैपिटलिज्म के लिए. ठीक है, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. ये चाहता है कि सब सेक्युलर रहें, डेमोक्रेटिक रहें. ऑलराइट, इट इज़ अपोज टू द फोर्सेस कम्युनलिज्म एंड सेक्सेशनिज्म. सेम थिंग. सेक्सेशनिज्म भी जो ये बात कर रहा है ये कम्युनलिज्म ही है. ऑलराइट, it believes that parliamentary democracy helps the interest of farmers, the working class and the poor. ये इसकी थ्योरी, इसकी आइडियोलॉजीज ये है कि सरकार जो है गवर्नमेंट के लिए काम करे, हम सॉरी प्लीज़ अवॉइड दिस, लोगों के लिए काम करें, हम लोगों के लिए काम करें, किसानों के लिए, जो छोटे छोटे लोग जो जो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, पुअर हैं, उनके लिए काम किया जाए. लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, इसका एक नेगेटिव या फिर एक ड्रॉबैक भी है कि इस आइडियोलॉजी की वजह से कई बार ऐसे हमें सोसाइटी में कई बार इन्होंने हमें नुकसान भी पहुंचाया है. आप कुछ ऐसे स्टेट्स देखते होंगे, ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, कुछ ऐसे स्टेट्स देखे होंगे या कई बार ऐसे हादसे सुने होंगे आपने ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पर आपने नक्सलाइट्स का नाम सुना होगा. जगह जगह पे कैसे नक्सलाइट्स हैं, उनकी बुद्धि इस तरीके से है कि वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है. उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती है, हमारे लोगों के लिए, हमारे कस्बे के लिए कुछ नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं है. द ओनली थिंग इज़ कि उनकी आइडियोलॉजीज चेंज नहीं होती है, उनकी थिंकिंग वैसी ही रहती है. वो एजिटेट करते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, रॉब करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. बट स्टिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी इनकी यही है कि हमें वर्किंग क्लास के लिए काम करना है, इन्हें हमें आगे लेकर आना है. द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 एंड द फॉर्मेशन ऑफ CPIM, अभी हमने पढ़ा, मेड इट्स पोजिशन वीक. इट हैज़ द फॉलोइंग इन द स्टेट केरला, वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल में भी CPI है, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये कुछ एग्जाम्पल है वेयर CPI political party can be seen. It aims and propagates means spreads unity and coming together of all left parties to form a united left front. लेफ्ट पार्टीज वो पार्टीज जो वही वर्किंग क्लास के लिए काम करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है, मार्केटिंग के अगेंस्ट है, ठीक है, तो ये उनकी बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लेफ्टिस्ट पार्टी। तो आपको जितना समझ में आता है आप उतना ही लिखिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल सटल पॉइंट्स लिखना है, अननेसेसरी डेप्थ में नहीं लिखना, इन पॉइंट्स को तीन चार चीज़ें लिखनी है, दैट्स ऑल। ऑलराइट, now I'm giving the overview of the chapter in my own words. But we have studied about that what is the meaning of political party, why it is there, what is the function of political parties, what type of party system we have in our country. We also went through the different examples and the different type of systems of political parties followed in different countries. Please remember them, कुछ examples आपको learn करने हैं, ठीक है। Then we also have gone through कि किस तरीके से सिनेरियो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से चेंज होता है, कौन सी पार्टी विन करती है, कैसे मेजॉरिटी में आती है, कई बार अलायंस के थ्रू, कोलिशन के थ्रू, ठीक है। तो इन बातों का हमने ध्यान रखा है, ओके, ऑलराइट। बाकी आउटकम क्या निकलता है या कंक्लूजन क्या निकलता है कि पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी तो है, इम्पॉर्टेंट तो है, और ये भी ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है तो वो ठीक से फंक्शन करे, अकाउंटेबल रहे पब्लिक के साथ, देन ओनली इट हैज़ द चांसेस टू विन इन द इलेक्शंस नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो क्या होता है, हमारा पूरा ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इट लीड्स टू द यू कैन से कंप्लीट फेलियर ऑफ democracy, the freedom of speech and expression, the whole fundamental right, everything इसको बुरी तरीके से डिटेरियोरेट करती है। ऑलराइट, आई थिंक इतना काफ़ी होगा समझने के लिए। जस्ट गो थ्रू इट, रीड योर NCERT, दैट्स ऑल, ओके। इफ़ यू नीड द PDF आई प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो। जहाँ आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट हो रहे हो समझने में या पढ़ने में, प्लीज़ उसको आप उसके ज़्यादा पॉइंट्स मत पढ़िए, ठीक है। 2 या 3 सटल पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए और बस उसको ओवरऑल मीन्स बिल्कुल आपको एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी पार्टीज जीती है, कब जीती है, कैसे जीती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिनेरियो में नहीं घुसना है, उसके लिए दूसरे चैप्टर्स हैं, ऑलराइट। हाँ, ये है कि आप अपने दूसरे करेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप दैट आई हैव अंडरस्टूड। थोड़ा लेंथी भी हो गया ये, ऑलराइट। अगर कहीं आपको नहीं आया हो समझ में, प्लीज़ लेट मी नो, ऑलराइट। और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर हमारी कंट्री में कितनी हमें लोकसभा सीट्स चाहिए, मेजॉरिटी पार्टी को सीट्स चाहिए जीतने के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय। And if you need any other chapter also explanation, you can ask me. Goodbye, take care.